हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हाइड्रोकार्बन्स का एक और लेक्चर हम लेकर आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत अपने पहले चैप्टर यानी कि एल्केन एंड साइक्लो एल्केन्स के अंतर्गत यह पढ़ रहे थे कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स क्या होता है। इसमें हम बात कर रहे थे वुड्स रिएक्शन पर, जो कि हमारे पास एल्किल हैलाइड से एल्केन्स के फॉर्मेशन के लिए एक रिएक्शन होता है जिसे हम नेमिंग रिएक्शन के तौर पर पढ़ते हैं। उसी को ही अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने आप सभी को बताया था कि वुड्स रिएक्शन क्या होता है। इस लेक्चर में हम आप सभी को बताएंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है और यह भी हम आप सभी को बताएंगे कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन्स वाले एल्केन्स का फॉर्मेशन ज़्यादा चांसेस होता है बनने का और ऑड नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एल्केन्स का फॉर्मेशन कम होने के चांसेस होता है। ऐसा क्यों होता है, इन सभी चीज़ों पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ यह भी हम पढ़ेंगे कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होता है और उसके बाद अगर समय मिलता है तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए अब हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, कोई भी अगर नया स्टूडेंट जुड़ा होगा तो समझ जाएगा। हम बात कर रहे थे वुड्स रिएक्शन पर। तो ये जो वुड्स रिएक्शन है यह बात कहता है कि अगर हमारे एल्केन्स जो हमारे पास एल्किल हैलाइड्स हैं, अगर उन एल्किल हैलाइड्स का हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर का क्यों उपयोग करते हैं पिछले लेक्चर में हमने बात कर लिया था। तब हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन होता है और इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स पर भी हमने बात किया था कि अगर हम मेथिल आयोडाइड लेते हैं उसके 2 मॉलिक्यूल्स और सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो वो हमारे पास एथेन का फॉर्मेशन कर ले जाता है। अगर हम एक मेथिल ब्रोमाइड लेते हैं और एक एथिल ब्रोमाइड लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है यह कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन बहुत रेयर चांस होता है इसलिए फ्लोराइड को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसका जब हम सोडियम के 2 एटम से रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो यहाँ पर प्रोपेन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। और इस सिचुएशन में अगर ध्यान से देखा जाए, मैंने ऑलरेडी नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट पिछले लेक्चर में बोल दिया था लेने के लिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए और इस बात का ध्यान रखिएगा। इनके जो नोट्स हैं वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी लगभग 8000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और अगर इस पर बात किया जाए तो यही चीज़ें आप लोग अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर जो हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इस बात को अगर ध्यान से देखा जाए। अगर हमारे पास R और R, ध्यान दीजिए, अगर R1 और R2 सेम होते हैं तो ऐसे एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें हमारे पास जो कार्बन की संख्या है वो इवन है। जबकि अगर हमारे पास R1 और R2 अगर डिफरेंट हैं तो इस सिचुएशन में, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर R1 और R2 क्या है, डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन होगा इसमें कार्बन की संख्या ऑड होगी। तो कार्बन की संख्या ऑड जब होती है तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा रेयर चांस बन जाता है, मतलब वो पूरी तरीके से अपना प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाता है, उसमें और भी प्रोडक्ट फॉर्म होने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका मैकेनिज्म भी आपको समझा देते हैं ताकि हम उन चीज़ों को भी समझा सकें कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अगर चाहें तो फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए अब अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। वैसे नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। आइए चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म पर। ठीक है, कि मैकेनिज्म में कैसे क्या स्टेप होता है। तो अगर मैकेनिज्म पर हम बात करते हैं उससे पहले मैं रिएक्शन को अगेन लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन क्या है कि अगर हम ले लेते हैं, चलो हम जनरल फॉर्म ले लेते हैं। जनरल फॉर्म अगर लेते हैं तो हमारे पास RI सपोज कर लेते हैं, +2 Na मैंने ले लिया और प्लस हमारे पास RI है। ठीक है,
और ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और फॉर्म क्या करेगा, 2NaI फॉर्म करेगा और प्लस हमारे पास क्या फॉर्म होगा, R बॉन्ड R फॉर्म होगा जिसे हम एल्केन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप जनरल ले रहे हैं तो चाहें तो यहाँ पर I की जहाँ पर X भी ले सकते हैं, तो चलिए X भी मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन एटम भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक जनरल सा ले रहा हूँ। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान में रखिए कि हम वुड्स रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, सोडियम का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम के अलावा कोई और नहीं उपयोग कर रहे हैं, और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यह रिएक्शन कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसके मैकेनिज्म पर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम जो हमारे पास एटम है वो क्या करेगा, सबसे पहले कुछ इस प्रकार से टूट जाएगा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर हो गया। ठीक है, अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो चुका है और यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास R बॉन्ड X जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है R की तुलना में, तो यह क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब यह अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर R प्लस चार्ज बना लेगा और प्लस हमारे पास X जो है वह माइनस चार्ज बना लेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो R प्लस है, ठीक है, R प्लस जब उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता है, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए, तो इस सिचुएशन में चूंकि हमारे पास जो सोडियम के एटम्स हैं वो 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर सोडियम पर कितना प्लस, दो एटम हमारे पास अलग अलग होंगे और दोनों पर डबल एक एक प्लस चार्ज होगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ओके, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो यानी कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन हमारे एल्किल जो हमारे पास R प्लस है उस पर अटैक करेंगे, और जब ये दोनों इस पर अटैक करेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होगा क्योंकि प्लस को हटाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वह फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर ले जाता है। क्या करता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर ले जाता है। ठीक है, और यह भी बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो R है यह भी 2 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी 2 लगा दिया, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन आए हैं वो इस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर ले जाएंगे। अब ये जो दोनों ही हमारे पास R के फ्री रेडिकल्स हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हुए R बॉन्ड R का फॉर्मेशन कर ले जाएंगे, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। हमारा मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अगर हम सेकेंडरी प्रोडक्ट पर बात करते हैं तो हमारे पास 2Na है और 2X माइनस है, ये दोनों एक दूसरे से फॉर्म करते हुए 2NaX बना ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म आप सभी को दिखाई दे रहा है ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन के समझाने के लिए हमें 2 प्रकार से मैकेनिज्म दिया गया है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, एक दूसरा हमारे पास आता है एनायन मैकेनिज्म। तो एनायन मैकेनिज्म को हमें समझने की आवश्यकता कुछ खास नहीं रहती है, हम खासकर इसी मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं क्योंकि जो हमारे पास ग्रुप फॉर्म हो रहा है, फ्री रेडिकल जो फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से ही इसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने आप सभी को बताया है कि जो हमारे पास R1 है और R2 जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर R1 और R2 डिफरेंट हुए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को समझिए, अगर R1 और R2 डिफरेंट हुए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम 2 टाइम्स नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर R1 हो जाएगा और यहाँ पर R2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी R1 और यहाँ पर R2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने आप सभी को जो पहला एग्जाम्पल बताया था वो तो परफेक्ट हमारे पिछले मैकेनिज्म की तरह सेट हो जा रहा है, लेकिन जो हमने दूसरा एग्जाम्पल बताया है उसको समझो कि क्या मैं बताना चाह रहा था वहाँ पर। अगर यहाँ पर R1 बॉन्ड X है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर हमारे पास X पर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास होगा इसे मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास दूसरा पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट हमारे पास
R2 बॉन्ड X है, ये कैसे टूटेगा, ये भी कुछ उसी प्रकार ही टूटेगा। R2 पर प्लस चार्ज आएगा और प्लस X माइनस हो जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन R1 प्लस के पास जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा और ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर ले जाएगा, R1 फ्री रेडिकल। और R2 जो है वह उस पर भी प्लस चार्ज है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यह क्या करेगा, R2 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या मैंने बोला है कि R1 ये जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है और ये जो एल्किल हैलाइड है, जरूरी तो है नहीं कि एक एक ही मॉलिक्यूल हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या होगा कि एक एल्किल हैलाइड जब टूटा तो ये एक मॉलिक्यूल का मैंने मैकेनिज्म बताया है। दूसरा एल्किल हैलाइड टूटेगा तो उससे भी हमारे पास एक R1 डॉट बनेगा, ऐसे ही तीसरा भी टूटेगा तो एक और R1 डॉट बनेगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही सिमिलरली R2 डॉट भी काफ़ी सारे बनेंगे, ठीक है। R2 फ्री रेडिकल भी काफ़ी सारे बनेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास R1 फ्री रेडिकल और प्लस R1 फ्री रेडिकल भी एक दूसरे से तो रिएक्शन करने के साथ साथ R1 R2 बनाने लग जाएंगे, R1 R1 बनाने लग जाएंगे। और सिमिलरली यहाँ पर भी R2 फ्री रेडिकल प्लस R2 फ्री रेडिकल एक दूसरे से रिएक्शन करते हुए R2 बनाने लग जाएंगे। और कुछ ऐसे भी रिएक्शन होंगे जो R1 फ्री रेडिकल प्लस R2 फ्री रेडिकल ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हुए R1 बॉन्ड R2 बनाने लग जाएंगे। तो यानी कि जहां पर भी हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स को देखना शुरू करेंगे वहां पर हमारे पास ये 3 प्रकार के प्रोडक्ट फॉर्म होने लग जाते हैं। इसलिए हम मेन प्रोडक्ट को ये नहीं कह पाते हैं। हो सकता है ये भी फॉर्म हो जाए, हो सकता है ये भी फॉर्म हो जाए, हो सकता है ये भी फॉर्म हो जाए। तो यानी कि तीनों प्रकार के प्रोडक्ट फॉर्म होने लग जाते हैं। जबकि अगर R1 और R2 सेम होते हैं तो हमारे पास केवल एक ही मेन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वुड्स रिएक्शन उन रिएक्शंस के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है जिसमें हमारे पास R1 और R2 सेम होते हैं, यानी कि कार्बन की जो संख्या होती है वो इवन होती है। जबकि उस रिएक्शन को ज़्यादा प्रिफर नहीं करता है जिसमें हमारे पास कार्बन और कार्बन की संख्या ऑड होती है, और साथ ही साथ उसमें हमारे पास जो R1 और R2 हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ये बस समझाने के लिए आप सभी को मैंने बताया था। अब चलो हम बात करते हैं कि फ्रैंक-लैंड रिएक्शन क्या होता है। इसको नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर चाहें तो कर सकते हैं, बस ये समझाने के लिए मैंने आप सभी को बताया है। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि हमारे पास फ्रैंक-लैंड रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं और बहुत ही डिटेल में हम बात करेंगे। देखो, फ्रैंक-लैंड रिएक्शन और वुड्स जो रिएक्शन था ये दोनों रिएक्शन सेम ही हैं। बस इनमें क्या डिफरेंस है जो हम अपने कैटालिस्ट का उपयोग कर रहे हैं या फिर मैं कहूँ जो अपने रिएजेंट का उपयोग कर रहे हैं। जैसे वुड्स रिएक्शन में हमने सोडियम का उपयोग किया था, वैसे ही हम फ्रैंक-लैंड रिएक्शन में जेडीएन यानी कि जिंक का हम उपयोग करते हैं। बस इतना ही मेन डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों रिएक्शन में। समझते हैं कि रिएक्शन क्या बोला जा रहा है। रिएक्शन में ये बात बोली जा रही है कि अगर हमारे पास एक एल्किल एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्किल हैलाइड है, और ये क्या कर रहा है, ये जिंक से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, जिंक से रिएक्शन कर रहा है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, यह भी प्रेजेंस रखेगा अपने ड्राई ईथर का ही। अब सवाल उठता है कि इस रिएक्शन में हम ड्राई ईथर का क्यों उपयोग कर रहे हैं, जबकि सोडियम वाले में तो बात समझ में आ रही थी कि सोडियम जो है वह मॉइस्चर से रिएक्शन करते हुए तुरंत ही ब्लास्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर जेडीएन के केस में हम ड्राई ईथर का क्यों उपयोग कर रहे हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे पास एल्किल हैलाइड जो है इसके हमारे पास 2 मॉलिक्यूल होंगे और जिंक के भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो बनाते हैं R बॉन्ड R,
जिसे हम कहते हैं एल्केन, और प्लस हमारे पास जो Zn है वह हमारे पास X जो है उसके 2 एटम के साथ रिएक्शन करते हुए ZnX2 बना लेता है। क्योंकि Zn से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, इसके मैकेनिज्म को अगर ध्यान से समझने का प्रयास किया जाए तो Zn जो है वह किस प्रकार से टूटेगा, सोडियम जो था वो टूट रहा था Na++E-, और Zn पर अगर बात किया जाए तो Zn2++2 इलेक्ट्रॉनों को यह क्या करेगा, डोनेट करता है रिएक्शन में। तो बिल्कुल इसलिए हमारे पास ZnX2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मेन जो रिएक्शन है वो मैंने लिख दिया। अब इसी रिएक्शन को ही फ्रैंकलैंड ने कुछ इस प्रकार से लिखा था, इसको मैं इरेज करते हुए बताता हूँ उन्होंने कैसे लिखा था इसको। ठीक है, इसी रिएक्शन को ही कुछ अलग तरीके से उन्होंने रीअरेंज कर दिया, और वो कैसे रीअरेंज किया था ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो R बॉन्ड X है, ठीक है, चलो सपोज कर लेते हैं R1 बॉन्ड X है, और यहाँ पर हमने जिंक के 2 एटम का उपयोग कर लिया, सॉरी जिंक के 2 एटम का उपयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर हम जिंक के एक ही एटम का उपयोग करते हैं, सोडियम के 2 एटम का उपयोग करते हैं, जिंक के केवल एक ही एटम का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह दोनों ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, जबकि सोडियम केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पा रहा था। और यह हमारे पास इसी को ही ऐसे लिख देता हूँ R2 बॉन्ड X, या फिर इसी को ही ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, X बॉन्ड R2। रिएक्शन को समझाने के लिए इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर किसके प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ZnX2 हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, प्लस हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या फॉर्म होगा, R1 बॉन्ड R2, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एल्केन। ओके, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है, ये भी हमारे पास एल्किल हैलाइड है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स मैंने लिख दिया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्यों हम रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, अगर हम बात करते हैं तो Zn जो है ये अगर H2O से रिएक्शन कराते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से रिएक्शन करता है कि ये Zn ऑक्साइड बना ले जाता है, यानी कि जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर ले जाता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे रिएक्शन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर हमारे पास कोई और भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो यानी कि वह उस प्रोडक्ट के बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ऐसे सिचुएशन में हमारा प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन का तो हम उपयोग कर नहीं सकते, इसलिए हम ड्राई ईथर का उपयोग करने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो जिंक है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा ही करेगा, क्योंकि जैसे ही यह आयोनाइज होगा यह तुरंत ही अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करते हुए ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, और यहाँ पर Zn जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर ले जाएगा, जो हमारे पूरे कंपाउंड को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये बातें आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब इसमें एग्जाम्पल पर बात कर लिया जाए। तो अगर एग्जाम्पल पर बात करते हैं तो हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि CH3 और आयोडीन को ही ले लेता हूँ, प्लस जिंक हमारे पास आता है, प्लस हमारे पास यहाँ पर CH3 मैंने लिख दिया, CH3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये क्या करेगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करेगा, यहाँ पर हमारे पास ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा, तो ड्राई ईथर मैंने लिख दिया। और ये जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर हमारे पास ZnI2 बना ले जाएगा, और प्लस हमारे पास CH3 बॉन्ड CH3 बना ले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कौन सा कंपाउंड ये बन चुका है, ये बन चुका है एथेन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा गया है, ये हमारे पास यहाँ पर ऐसे मैं लिख देता हूँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ मेथिल आयोडाइड। ठीक है, इसमें भी हमारे पास R1 और R2 डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक ही एग्जाम्पल का यहाँ पर उपयोग किया है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, चीज़ों को समझते हुए चलिए। और यहाँ पर और भी चीज़ें क्या समझाई जा सकती हैं,
फिलहाल और कुछ भी चीज़ें बच नहीं रही हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आप सभी को बता दिया कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है। बस वहाँ पर वुड्स नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, जिंक के जहाँ पर सोडियम पर अपने ट्रायल को किया था और उन्होंने सोडियम की सहायता से इस रिएक्शन को बताया था। और फिर उसके कुछ समय बाद फ्रैंकलैंड नामक एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि केवल सोडियम से ही इस रिएक्शन को नहीं किया जा सकता, इसको हम जिंक की सहायता से भी कर सकते हैं। तो उन्होंने जिंक का उपयोग किया और इस पूरे रिएक्शन को करके दिखा दिया और एल्केन का जब फॉर्मेशन हो गया तो उन्होंने कहा वाह, हम लोग कामयाब हो चुके हैं अपने एल्केन के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें भी हमारे पास R1 और R2 डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जो अगला लेक्चर आएगा वहाँ पर हम बात करेंगे लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में, ठीक है। यानी कि जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम अपने एल्केन्स के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, ठीक है। बहुत ही जल्द हमारा एल्केन्स कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम साइक्लो एल्केन्स की तरफ बढ़ चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर लेक्चर समझ में आ रहे हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं। अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।